हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं दशहरे की राम राम। आप सबको बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी है। दो महान व्यक्तित्व जिनका जीवन, देश प्रेम, उनकी सादगी और उनकी सीखें आज तक हर भारतवासी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और हमें सिखाती हैं कि सरलता और सहजता के साथ कैसे जिया जा सकता है। उन दोनों को हमारी श्रद्धांजलि। वैसे आज एक दुखद खबर भी आई है। बनारस की आवाज, जाने माने शास्त्रीय गायक, पद्म विभूषण पंडित छन्नू लाल मिश्रा जी का निधन हो गया है। मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं खबरें अनकही। सबसे पहले दिन की 3 बड़ी खबरें। बुराई पर अच्छाई का पर्व दशहरा पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजस्थान के कोटा में दुनिया का सबसे ऊंचा रावण दहन हो रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आज अपने स्थापना के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाया। नागपुर मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सशक्त और एकजुट हिंदू समाज ही देश की सुरक्षा और अखंडता की गारंटी है। देश ने आज गांधी जयंती का राष्ट्रीय पर्व भी मनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी बापू को नमन किया। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने विजय घाट पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। खबरें अनकही में आज बात होगी त्योहार के मौके पर सरकारी कर्मचारियों को मिले एक बड़े तोहफे की। ट्रंप से परेशान होकर भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रही टेक कंपनीज की और रावण की अधूरी इच्छाओं की। त्योहारों का मौसम जब भी आता है, अपने साथ एक उम्मीद लेकर आता है। उम्मीद घर में नई चीजें आने की, अपनों के चेहरों पर मुस्कान देखने की और थोड़ी सी आर्थिक राहत की। सैलरी क्लास के लिए तो ये उम्मीदें और भी गहरी हो जाती हैं। इसी उम्मीद की डोर से बंधी एक खबर आई है जो देश के 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के घरों में रोशनी लेकर आई है। सोचिए, आप दिवाली, धनतेरस की शॉपिंग लिस्ट बना रहे हैं और तभी आपके अकाउंट में उम्मीद से कुछ ज्यादा पैसे आ जाएं। कैसी होगी वो खुशी? कुछ ऐसी ही खुशी केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को दी है। सरकार ने महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। महंगाई भत्ता, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बढ़ती महंगाई से आपकी सैलरी को बचाने वाली एक ढाल है। जब बाजार में हर चीज के दाम बढ़ते हैं तो ये बढ़ा हुआ भत्ता आपकी जेब को थोड़ी राहत देता है। वहीं जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, उनको महंगाई राहत दी जाती है, जिसे डीआर बोलते हैं। इस फैसले के बाद अब डीए और डीआर बढ़कर 58% हो गया है, जो पहले बेसिक सैलरी का 55% था। इस फैसले की सबसे अच्छी बात है इसकी टाइमिंग। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू की गई है। इसका मतलब ये है कि जब अक्टूबर की सैलरी आएगी तो उसके साथ जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 3 महीनों का पूरा बकाया पैसा यानी एरियर भी आएगा। ये रकम किसी के लिए बच्चे की दिवाली की ड्रेस होगी तो किसी के लिए घर का कोई जरूरी सामान। ये दिवाली से पहले किसी बोनस से कम नहीं है ना? ये फैसला 68 लाख पेंशनर्स और 48 लाख कर्मचारियों के लिए महंगाई से निपटने के लिए एक राहत की तरह है। इस फैसले से सरकारी खजाने पर 10,084 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। सुनिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में क्या कहा। हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशनर्स को बधाई। आज से 1/7 2025 से डीए और डीआरनेस रिलीफ 58% हो जाएगा, यानी 3% बढ़ा। बहुत ही बड़ी अच्छी बढ़ोतरी है ये। और करीब करीब 49 लाख एम्प्लॉयज और 69 लाख पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा। देश भर में बहुत ही अच्छा इसका इम्पैक्ट रहेगा। साथ ही साथ जो जैसा होता है केंद्र सरकार के बढ़ाने के बाद में राज्य सरकार के एम्प्लॉयज को भी इसका सीधा बेनिफिट मिलता है। तो डीए में 3% की बढ़ोतरी को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपए है तो पहले 55% डीए के हिसाब से उसे 27,500 रुपए मिलते थे। अब 58% डीए के हिसाब से उसे 29,000 रुपए मिलेंगे। इस तरह उसकी सैलरी हर महीने 1,500 रुपए बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर किसी पेंशनर की बेसिक पेंशन 25,000 रुपए है तो डीआर 55% के हिसाब से 13,750 रुपए था। अब 58% के हिसाब से उसे 14,500 रुपए मिलेंगे।
इस तरह उसकी पेंशन हर महीने 750 रुपए बढ़ जाएगी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार साल में 2 बार सरकारी कर्मचारियों के डीए में इजाफा करती है। इससे पहले इसी साल 1 जनवरी से डीए में 2% की बढ़ोतरी की गई थी। अब आते हैं दूसरी खुशखबरी पर, जो खास तौर पर रेलवे के कर्मचारियों के लिए है। केंद्र सरकार ने रेलवे के 10,91,000 नॉन गैजेटेड कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस दिया है। बीते साल रेलवे ने रिकॉर्ड 161 करोड़ टन से ज्यादा माल ढुलाई की और लगभग 730 करोड़ यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया। बोनस के तौर पर हर योग्य कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपए ही दिए गए हैं। ये रकम दशहरे से पहले ही उनके खातों में पहुंच गई है, ताकि त्योहारों की चमक फीकी ना पड़े। इस फैसले से ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, गार्ड, स्टेशन मास्टर जैसे उन सभी गुमनाम नायकों को सीधी राहत मिली है जो हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं। ये बोनस न केवल कर्मचारियों के लिए राहत की बात है, बल्कि बाजार के लिए भी अच्छी खबर है। दुकानदार और कारोबारी दिवाली के दौरान ज्यादा डिमांड की उम्मीद कर रहे हैं। खासकर हाल ही में जीएसटी में की गई कटौती के बाद उनकी उम्मीदें और बढ़ गई हैं। रेलवे कर्मचारी, जो शहरी और अर्ध शहरी इलाकों में एक बड़ा उपभोक्ता वर्ग है, इस बोनस से इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और दूसरे सामान की खरीदारी बढ़ा सकते हैं। ये तो ही वो खुशियां जो दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। लेकिन हर कर्मचारी एक बड़ा सपना भी देख रहा है, 8वें वेतन आयोग का। ये सिर्फ सैलरी में बढ़ोतरी नहीं, बल्कि जीवन स्तर में एक बड़े बदलाव की उम्मीद है। सरकार ने इस साल की शुरुआत में वेतन आयोग बनाने की बात कही थी, लेकिन अभी तक ना तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया, ना टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हुए, ना ही कमीशन के मेंबर्स की लिस्ट जारी हुई। हालांकि अच्छी बात यह है कि इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी, यानी कर्मचारियों को 2 साल का एरियर मिलेगा। लेकिन इसको लागू होने में 2028 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? तो वेतन आयोग बनाना, उसे लागू करना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। पहले आयोग बनता है, फिर उसके काम करने के मुद्दे तय होते हैं, फिर वो देश भर में घूमकर सबसे बात कर अपनी रिपोर्ट बनाता है और सरकार को सौंपता है। फिर सरकार उसे मंजूरी देती है, तब जाकर वो लागू होता है। इस पूरे कार्यक्रम में 2 से 3 साल लग जाते हैं। छठे वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट देने और लागू होने में लगभग 2 साल लग गए थे, जबकि 7वें वेतन आयोग ने तो करीब 33 महीने यानी 2.25 साल का वक्त लिया था। इसी अनुभव के आधार पर माना जा रहा है कि 2025 में शुरू हुई कहानी 2028 तक खिंच सकती है। डीए में 3% की बढ़ोतरी और रेलवे का 78 दिन का बोनस, ये वो हकीकत है जो आज आपकी जेब में है, आपकी थाली में है और आपके परिवार की मुस्कान में है। फिलहाल त्योहार के मौसम में इस तोहफे का आनंद लीजिए, त्योहार मनाइए और 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कीजिए। अमेरिका में शटडाउन के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। H-1B वीजा की $1 लाख फीस वाली नई नीति से कई अमेरिकी कंपनियों की नींद पहले से उड़ी हुई थी, और अब अगर 25% वाला हायर एक्ट भी लागू हुआ तो आउटसोर्सिंग महंगी पड़ेगी, जिसने कंपनियों की टेंशन में इजाफा कर दिया है। ऐसे में वो महंगे ऑनशोर टैलेंट से बचने के लिए अपना काम ही भारत में शिफ्ट कर सकती हैं। भारत में 1700 के आसपास वैश्विक क्षमता केंद्र पहले से चल रहे हैं। एआई, साइबर, प्रोडक्ट एनालिटिक्स तक के हाई वैल्यू काम वहां हो रहे हैं। तो स्केल अप के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और टैलेंट दोनों तैयार हैं। बड़े नाम जैसे Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, वॉलमार्ट पहले ही यहाँ टीम्स बढ़ा रहे हैं। H-1B महंगा होने के बाद और रोल्स यहाँ आना स्वाभाविक है, खासकर फिनटेक और क्लाउड जैसे डोमेन्स में। अगर 25% आउटसोर्सिंग टैक्स वाला प्रस्ताव कानून बन गया तो अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत से स्किल्ड वर्कर्स को लाने का खर्च बढ़ जाएगा। ऐसे में वो खुद भारत का रुख कर सकती हैं। इससे अमेरिका को कितना नुकसान होगा और भारत को क्या फायदा होगा, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी नीरज कुमार। स्वागत है नीरज अनकही में। जी धन्यवाद। ये जो खबर आ रही है कि अब ये कंपनियां परेशान होंगी अगर अमेरिकी कंपनियां, और वो इंडिया में अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगी, तो ये इस खबर को हम लोग कैसे देखें? हमारे लिए फायदा होने वाला है आने वाले सालों में? देखिए ऋचा जी, सबसे अहम बात यह है कि अभी बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर नहीं है। चाहे H-1B वीजा शुल्क की बात करें या हायर एक्ट जिसकी बात अमेरिका में की जा रही है कि अगर आप बाहर से आउटसोर्स करते हैं और उस आउटसोर्सिंग के लिए जो सर्विस अगर अमेरिकन कस्टमर लेता है, उस सर्विस के लिए अमेरिकी टैक्स पेयर को अगर पैसे देने होते तो उस पर आपको 25%
आपको टैक्स पे करना होगा, यानी टैरिफ देना होगा। लेकिन ये सब सारी चीजें, हायर एक्ट तो आगे की अभी चीज बात है, की बात अभी है, हाँ। पारित नहीं हुआ। लेकिन H1B वीजा शुल्क की अगर बात करें तो उसके लिए तमाम जो कंपनियां हैं वो वे आउट निकालने की तैयारी में है, क्योंकि बहुत अभी तुरंत प्रभाव नहीं पड़ने वाला, इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे H1B वीजा होल्डर हैं, क्योंकि भारत के पास जो संख्या है H1B वीजा की वो 70% के आसपास है, 70 to 71। दूसरे नंबर पे बहुत दूर 12% के आसपास चीन है, क्योंकि चीन के लोग, जी बिल्कुल। दूसरी अहम बात आपको इस बारे में बताऊंगा, जो 70 से 71% है उसमें भी 65 to 70% IT इंडस्ट्री में है, और वो संख्या H1B एक हमारे पास 71% है, और उसमें भी 65 से 70% का, उससे भी कभी ज्यादा, क्योंकि ये एक आकलन होता है, वो नंबर आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, तो वो हमारे पास बहुत ज्यादा है। अब वे आउट निकालने के लिए क्या किया जा सकता है? अभी जो नंबर्स हैं अलग अलग रिपोर्ट्स में, अमेजॉन जो कि भारत की कंपनी नहीं है, उसके पास सबसे अधिक नंबर है। दूसरे नंबर पे नो, टोटल H1B वीजा का, उसमें इंडियंस भी होंगे। इसके अलावा जो 71% H1B वीजा है उसमें दुनिया की बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी हो सकती है, भारत की भी और दूसरे देशों के भी। और तीसरी अहम बात यह है कि जो अमेजॉन के अलावा दूसरे नंबर पे भारतीय कंपनी है TCS, जिनके पास 5500 के आसपास H1B वीजा है। और भारत के विप्रो हुई, इन्फोसिस हुई, टेक महिंद्रा हुई, ये सब कंपनियां हैं जिनके पास वीजा है। तो ये वे आउट क्या निकाल सकते हैं? एक तो कि उसी देश में, यानी अमेरिका का कानून है, ये अमेरिका का आदेश है, अमेरिका के लोगों को अपनी कंपनियों में भर्ती कर सकते हैं, थोड़ा हद तक ये लोग कर सकते हैं। दूसरा ये कर सकते हैं कि नियर ऑफशोर आउटसोर्सिंग कहते हैं, जो या तो कनाडा में या मैक्सिको में, कोस्टा रिका में, लैटिन अमेरिका के जो देश है वहाँ अपने केंद्र बनाकर आउटसोर्स सेंटर बना दे और वहाँ से उनके लिए काम करे। वहाँ करने का फायदा ये होता है कि अमेरिका का टाइम जोन मिल जाता है, इसके अलावा वहाँ का कल्चर जो है वो एक ही तरह का होता है, ये मिल जाता है, और एक डिस्टेंस बहुत नज़दीक होता है। हालांकि जब आप IT इंडस्ट्री की बात करते हैं तो डिस्टेंस मैटर नहीं करता, क्योंकि भारत से भी आप बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं। तीसरा आप ये वे आउट निकाल सकते हैं, जो बड़ी कंपनियां इस पे काम भी कर रही हैं, वो ये कि भारत से कोरोना काल में हमने देखा था कि कैसे वर्क फ्रॉम होम का जो चलन है वो बढ़ा है, तो उसके तहत काम कर सकती हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे पहलू हैं, उनके पास विकल्प है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये तीन जो काम है उस पर ये सारी कंपनियां भी काम कर रही हैं। और दूसरा आपने कहा कि अगर वहां हायर एक्ट के तहत आने वाले महीनों में, नए साल में अगर हायर एक्ट लागू होता है तो बिल्कुल उसका दो तरीके से फायदा हो सकता है। एक ये कि आप अगर अमेरिकी कस्टमर के लिए या अमेरिका जो सर्विस लेता है उस पर आप 25% का टैक्स लगाते हो, तो इसका एक साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि अमेरिका में जो कंपनियां काम करती हैं वो कुछ कंपनियां अपने सेंटर भारत में ला सकती हैं। ये अभी देखना होगा, क्योंकि कंटूर्स क्लियर नहीं है अभी इस पूरे हायर एक्ट के। लेकिन H1B वीजा को लेकर तमाम कंपनियां तैयार है। लेकिन जो स्टार्टअप्स हैं, छोटी कंपनियां हैं, क्योंकि 90 के दशक में 1990 में ये H1B वीजा का कॉन्सेप्ट आया था, बीच में नंबर बहुत हाई चला गया था, 1,95,000 के आसपास चला गया था। अभी जो है 65,000 है सालाना जो वो नंबर रखते हैं, और 20,000 उनको देते हैं जो अमेरिकी यूनिवर्सिटी से या तो मास्टर्स करते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट या वो करते डॉक्टरेट करते हैं, उनके लिए वो 20,000 का निर्धारित है। तो ये सारे पहलू हैं जिस पर भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं। लेकिन एक बात है कि भारतीय कंपनियों के लिए चुनौती है, स्टार्टअप्स के लिए बहुत चुनौती है, क्योंकि स्टार्टअप्स का जो इकोसिस्टम होता है, अगर आपको अमेरिकी प्रोजेक्ट के लिए काम करना है और आपको 20 से 30 लोगों को भेजना है, तो आपके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि 88 लाख रुपया वन टाइम फी भी आप खर्च कर सके। तो बड़ी कंपनियां तैयार हैं वो इस चुनौती को लेने के लिए, लेकिन छोटी कंपनियों और स्टार्टअप्स के लिए दिक्कत हो सकती है। तो अगर भारत एक बड़े विकल्प की तरह निकलता है, जो 1700 ग्लोबल सेंटर्स की हम बात करें, ये बढ़ सकते हैं या यहाँ ज़्यादा हायरिंग हो सकती है, तो हमें फ़ायदा है फिर? तो बिल्कुल इसका फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि आप अपने घर में, क्योंकि अमेरिका में जब आप लोगों को भेजते हैं तो वहाँ खर्च आपको बहुत अधिक करना पड़ता है। जैसे $2 लाख और 1 लाख अगर फी, $1 लाख का फी आप देते हैं, तो आप मान लीजिए कि यहाँ से कोई वर्कर जाता है अमेरिका में, तो उसको आप
$1 लाख भी देते हैं और अमेरिका का कोई है उसको अगर आप $2 लाख देते हैं, तो इस बीच का जो फर्क है $1 लाख का, अगर अब वो फी में चला जाएगा, तो जो यहाँ से लोग जाते हैं, जो फ्रीडम अपने लाइफ को लेकर महसूस करते हैं, अपने सेविंग्स को लेकर महसूस करते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग H1B वीजा पे जाते हैं, परिवार के लोगों को भी ले जाते हैं, तो वो जो फ्रीडम है, अब उस फ्रीडम में कहीं ना कहीं लिमिटेशन तो होगी, लेकिन यहाँ वो ग्लोबल सेंटर खुलेंगे तो उसका फायदा बहुत मिलेगा। लेकिन ये सारी चीजें अभी हम लोग को देखनी होंगी, क्योंकि H1B वीजा के जो नियम भी आपने देखा होगा, पहले घोषणा होती है, किस तरह से भगदड़ मचती है, विदेश मंत्रालय भी अपने लोगों को जल्द से जल्द, जो भारतीय हैं H1B वीजा के तहत हैं और दूसरे देशों में थे, उनके लिए किस तरह से एक्टिव हुआ कि जब क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन बाद में जब ये पता चला कि वन टाइम है, जो एग्जिस्टिंग H1B वीजा होल्डर है उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो फिर दिक्कतें जो हैं, थोड़ी थोड़ी जो चुनौतियां लग रही थी, लिमिटेशन लग रहा था, वो कहीं ना कहीं हल हुई। तो थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, लेकिन 2-3 चीजें इस पूरे H1B वीजा को लेकर क्लियर हो गई। नीरज, मेरा आखिरी सवाल, ये ट्रंप के बार बार ये बदलते एक मूड स्विंग्स, जिनको अगर हम कहते हैं कि कभी ये कभी वो, कभी मोदी मेरा बहुत अच्छे दोस्त हैं, कभी कुछ, कभी इस तरह से अलग अलग टैरिफ्स की धमकियाँ, इंडस्ट्री कैसे रिएक्ट कर रही है और आगे क्या और नुकसान होने की उम्मीद है इसे? देखिए, ट्रम्प भी रिएक्ट कर रहे हैं एक बिजनेसमैन की तरह, और इंडस्ट्री भी रिएक्ट करेगी एक बिजनेस मॉडल की तरह, क्योंकि ट्रम्प का जो मूड स्विंग है, जिस तरह से अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान के नेताओं की जो तारीफ की उन्होंने, इससे पहले अलग अलग देशों के सभी नेताओं को वो ग्रेट ही कहते हैं, तो मूड स्विंग उनका इस बार थोड़ा हमें ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा लंबा कीजिए। बिल्कुल। और अभी आपको जो शटडाउन हुआ, आपको याद होगा पिछली बार जो शटडाउन हुआ था 35 डेज का, जब लंबा वाला, वो मैक्सिको बॉर्डर पे दीवार दिलवाने को लेकर हुआ था, जिसे पारित नहीं किया गया था। वो दीवार देना चाहते थे ताकि ये इमिग्रेशन की समस्या है, तो वो किस हद तक जा सकते हैं उसका अंदाजा आपको पिछली और अभी के टर्म में लग सकता है। बिजनेस के जो खासकर आईटी इंडस्ट्री के लोग हैं, क्योंकि अगर डॉक्टर्स की बात करें जो मेडिकल सेक्टर में जाते हैं, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि व्हाइट हाउस ने और अमेरिका ने ये क्लियर कर दिया है कि उनको कोई दिक्कत नहीं होगी H1B वीजा, या उनके नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक बात साफ है कि जो इंडस्ट्री सेक्टर है हमारा, वो इसके लिए बहुत दिनों से तैयार था, क्योंकि ट्रंप की जो नीति थी, चाहे चुनाव प्रचार के दौरान या उसके बाद जब वो सत्ता में आए, तो कहीं ना कहीं इसकी तैयारी कर रहे थे। इसके और जो मॉडल है, जो हमें जानकारी मिली है, इसकी और तैयारी, जैसे बहुत सारी कंपनियों के जो ऑफिसेज हैं अलग अलग बगल के देशों में हैं, वहाँ भी लोगों को भेज सकते हैं अगर उनको H1B वीजा नहीं देना है, न्यू एप्लीकेशन नहीं देना है। इसके अलावा अपने जो कस्टमर, अपने जो इनके एम्प्लॉयर हैं दूसरे देशों में, उनका ट्रांसफर दूसरे वीजा पे ले सकते हैं, इसका भी विकल्प मौजूद है। तो कंपनियां तैयार हैं, हाँ, उनके जो टर्नओवर है, जो उनका आउटपुट है, जो आमदनी है, उस पर कुछ परसेंटेज का असर पड़ सकता है शुरुआती दिनों में। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताऊंगा कि जो अभी तक एक एम्प्लॉय का खर्चा है वीजा पे, अब तक होता था 0.02 से 0.03 0.05%, वो इसके बाद भी 0.3 से 1% तक जाएगा। बड़ा छलांग है, अगर पैसों में आप रुपए में देखा तो या डॉलर में देखा तो बड़ी छलांग है, लेकिन अगर उनके एम्प्लॉय कॉस्ट के आधार पे देखें तो वो बड़ा नहीं है। तो कंपनियों ने अपनी तैयारी की है, बिल्कुल ये चुनौतीपूर्ण वक्त है। और ये जो हायर एक्ट की बात हो रही है, जिसके साथ आपने शुरुआत की, अगर वो लागू होता है तो तुरंत ऐसा नहीं होगा कि कंपनियां भारत की तरफ रुख कर जाएंगे, तमाम चीजों को देखेंगे। और इसके साथ एक और बात, कनाडा, यूके, जर्मनी के राजदूत जो हैं फिलिप एकरमैन, उन्होंने तो अभी हाल ही में कहा है कि हमारे देश के दरवाजे टैलेंटेड लोगों के लिए खुले हुए हैं। तो यहाँ से हमारे लिए पॉजिटिव साइन भी है। और चीन ने के वीजा की शुरुआत की अभी 1 अक्टूबर को, स्टेम वर्कर्स के लिए, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स से जुड़े लोग हैं। लेकिन चीन में आपके लिए बहुत सारी चुनौती है। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि अमेरिका में 50 लाख के आसपास भारतीय समुदाय के लोग होते हैं, तमाम लोग, वहाँ 50,000 है सिर्फ। और मेनलैंड चाइना में 50,000 बहुत कम संख्या होती है। वहाँ भाषाई दिक्कत है, आपको कल्चर की दिक्कत है। इसके अलावा वहाँ का जो सिस्टम है, उसमें आपको अपने आप को अडेप्ट करना बहुत टफ है। इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि चीन से हम सीमा तो साझा करते हैं, लेकिन नजदीक की बात जब आती है तो अमेरिका से ज्यादा नजदीक पाते हैं। इसीलिए भारत सरकार कोई भी ऐसा फैसला नहीं करना चाहती जिससे ट्रंप नाराज हो। अपने हितों की हम बात जरूर करेंगे, लेकिन ऐसा कोई फैसला नहीं करना चाहते जिससे अमेरिका नाराज हो। और अभी एक बात बताना चाहूंगा, अभी यूएस एम्बेसी का एक कार्यक्रम था
वहाँ भी जो अधिकारी थे टॉप लेवल के, उन्होंने पॉजिटिव नोट पे ही अपनी बातें रखी थी। आधिकारिक तौर पे वो हम बोल नहीं सकते उन्होंने क्या-क्या कहा, लेकिन ये उन्होंने ज़रूर कहा कि भविष्य में भारत और अमेरिका का जो संबंध है वो मजबूती की तरफ वो देखते हैं। बिल्कुल, ट्रम्प की बयानबाजी कुछ भी चलती रहे, लेकिन जो एक अलग बातचीत चल रही है, वो सब चल रहा है, वो ठीक चलता रहता है, उसमें कहीं कोई हाँ बिल्कुल, ट्रम्प प्रॉब्लम के नहीं। मामले में आपके सवाल पे एक इंडिविजुअल डिप्लोमेसी होती है और एक इंस्टीट्यूशनल डिप्लोमेसी होती है। तो अभी अमेरिका का जो सत्ता है वो इंडिविजुअल डिप्लोमेसी से गाइड हो रहा है, न कि इंस्टीट्यूशनल डिप्लोमेसी से। तो इंस्टीट्यूशनल डिप्लोमेसी के जो लोग हैं, अगर 2-3 लोगों को छोड़ दे ट्रम्प के अलावा, तो वो ट्रम्प की राह जरूर पकड़ रहे हैं, लेकिन बाकी जो इंस्टीट्यूशनल डिप्लोमेसी से जुड़े लोग हैं वो बहुत संभल के अपना बयान दे रहे हैं और कदम भी उठा रहे हैं। बहुत शुक्रिया नीरज, इतनी क्लैरिटी देने के लिए। और आगे कुछ मुझे लगता है आने वाले समय में बहुत इस पर नजर रखनी होगी। एक तो शटडाउन, बिल्कुल शटडाउन का क्या इम्पैक्ट होता है? बिल्कुल शटडाउन तो बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए। हालांकि इस तरह की स्थितियां पैदा पहले होती भी आई हैं हैं। 80 के बाद, ये 15वीं बार है। लेकिन एक चीज खास तौर पे देखना होगा कि जिस बात को लेकर आप चिंतित हैं यहाँ कि ट्रम्प का मूड कैसे स्विंग करता है, तो आपको अंदाजा लग सकता है कि अंतिम जो शटडाउन लागू हुआ था वो ट्रम्प के शासनकाल में हुआ था और बीच में बाइडेन के शासनकाल में कोई भी शटडाउन नहीं हुआ। और अभी वहाँ की घरेलू राजनीति का भी नतीजा है मौजूदा शटडाउन। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, धन्यवाद। और दशहरे के मौके पर बात रावण की। रावण सिर्फ राक्षस राजा नहीं था, विद्वानों का विद्वान, महाशिव भक्त, संगीतकार, आयुर्वेद का ज्ञानी और युद्ध नीति का माहिर। लेकिन साथ ही उसकी सबसे बड़ी त्रासदी थी अतृप्त इच्छाएं। कहते हैं कि रावण के भीतर सबसे गहरी चाह थी शिव जैसा अमर और अजय बनने की। तपस्या की, वरदान मांगे, जो वरदान मिले उनमें उसने देवताओं और दानवों से सुरक्षा तो मांगी, लेकिन इंसानों से बचाव मांगना भूल गया। ये भूल ही आखिर में उसकी मौत का दरवाजा खोल गई। हाँ, वही रावण जो लंका का सम्राट था, सोने की नगरी का राजा। उसकी भी कुछ ख्वाहिशें ऐसी थी जिन्हें वो पूरा नहीं कर पाया, और इन ख्वाहिशों के पीछे छुपी थी उसकी महत्वाकांक्षा, हालांकि उसकी दूरदर्शिता भी। आज हम बात करेंगे रावण की ऐसी ही 3 अधूरी इच्छाओं की, जिनके सच होने से ये धरती और स्वर्ग तक की तस्वीर ही बदल जाती। अच्छा होता या बुरा ये नहीं पता। लंका को स्वर्ण नगरी कहा जाता था। पूरी सोने की बनी लंका अलौकिक वैभव और अपार दौलत का प्रतीक थी। लेकिन रावण जानता था कि दौलत के साथ सबसे बड़ी समस्या है लालच और चोरी। सोना जितना आकर्षण पैदा करता है उतना ही खतरा भी। इसलिए रावण के मन में एक अनोखी इच्छा जागी, क्यों ना सोने में ऐसी सुगंध भर दी जाए कि वही सुगंध उसकी पहचान बन जाए। मतलब अगर कोई सोना चुराने की कोशिश करे तो उसकी महक से तुरंत पता चल जाए कि ये रावण के खजाने से चुराया गया है। ये सोच बताती है कि रावण सिर्फ बलशाली नहीं बल्कि जटिल दिमाग रखने वाला रणनीतिकार भी था। उसके लिए लंका की सुरक्षा सिर्फ सेना और कवच तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो चाहता था कि सोना खुद अपनी रखवाली करे। रावण सोने में सुगंध तो चाहता था, लेकिन हैरानी इस बात की है कि वो चाहता था शराब से कोई दुर्गंध ना आए, ताकि इसके पीने वाले का पता ना चल सके। रावण जानता था कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी लालच है। सोने में सुगंध जोड़ने का ख्याल उसका ये मानना दिखाता है कि खजाना सिर्फ ताले से नहीं बल्कि पहचान और सत्य से सुरक्षित हो सकता है। रावण ये भी जताना चाहता था कि असली ताकत सिर्फ सोना जमा करने में नहीं बल्कि उसे संभाल कर रखने में है। इतिहास और कथाएं यही कहती हैं कि उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। रावण सोने में सुगंध जोड़ने का भेद नहीं ढूंढ पाया। उसकी स्वर्ण नगरी तो बनी, लेकिन वो उसकी सबसे बड़ी असुरक्षा भी बनी। सोना, जिसे वो अपनी ताकत और वैभव का शिखर मानता था, वही उसके अहंकार का प्रतीक बन गया। रावण सिर्फ लंका का राजा ही नहीं था, वो महत्वाकांक्षाओं का दरिया था। उसकी हर इच्छा आम आदमी जैसी नहीं थी, अनोखी थी, अजब थी और कहीं ना कहीं अहंकार से भरी हुई थी। ऐसी इच्छाओं में से एक थी स्वर्ग तक सीढ़ी बनाने की। जरा कल्पना कीजिए, आप अपने घर के दरवाजे पर खड़े और कहें चलो भाई स्वर्ग चलते हैं, और सामने एक लंबी सी सोने की सीढ़ी खड़ी है जो थल, जल और आकाश को चीरती हुई सीधा देवलोक तक जा रही है। हमारे लिए तो संभव नहीं है, लेकिन रावण की यही चाह थी। संभव उसके लिए भी नहीं हुआ। वो चाहता था कि उसकी प्रजा, राक्षस, दानव या जो भी उसके साम्राज्य में है, उसे देवताओं के रहमो करम का मोहताज ना होना पड़े। स्वर्ग में जाना सबके लिए उतना आसान हो जाए जितना घर के आंगन से छत पर जाना। उसकी ये इच्छा दिखाती है कि वो सिर्फ लंका का राजा नहीं रहना चाहता था, उसके मन में लालसा थी देवताओं की बराबरी करने की,
सोच ये नहीं थी कि अच्छे कर्म करो, मोक्ष पाओ, स्वर्ग जाओ। सोच ये थी कि अगर रास्ता मुश्किल है तो मैं नई सड़क बना देता हूँ, सीढ़ी खड़ी कर देता हूँ, ताकि आम आदमी सीधे देवताओं के दरबार को लांघता हुआ भगवान तक पहुंच जाए। ये सुनकर आपको लगेगा वाह, कितनी विजनरी सोच थी रावण की। लेकिन गौर से देखिए, इस इच्छा के पीछे उसकी वही पुरानी बीमारी छुपी है, अहंकार। रावण क्यों चाहता था कि लोक व्यवस्था बदल जाए? क्योंकि उसे ये बर्दाश्त नहीं था कि देवताओं की सत्ता हमेशा ऊपर बनी रहे और उसके राक्षस प्रजा केवल नीचे भुगतती रहे। सीढ़ी बनाकर वो पूरी व्यवस्था ही उलट देना चाहता था। देवता और असुरों के बीच जो फासला था उसे मिटा देना उसका सपना था, और यही वजह थी कि ये इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। क्योंकि अगर स्वर्ग तक सीढ़ी सचमुच बन जाती तो स्वर्ग की पवित्रता ही खत्म हो जाती। सोचिए, कोई भी लालच में चढ़ता जाता, जो पात्र नहीं है वो भी पहुंच जाता। इस तरह संसार का संतुलन शायद खत्म ही हो जाता, और शायद यही डर था जिसके कारण देवताओं और भाग्य ने रावण की इच्छा पूरी नहीं होने दी। आपने सोने में सुगंध की कहानी सुनी, स्वर्ग की सीढ़ी वाला किस्सा भी, लेकिन एक और ख्वाहिश थी रावण की, समुद्र के पानी को मीठा करना। जरा ठहर कर सोचिए, लंका चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई थी, सोने की नगरी थी, लेकिन चार दीवारें नहीं, चारों ओर खारा पानी उसका किला था। अब सोचिए जरा, इतने बड़े साम्राज्य में पीने के लिए पानी कहां से लाते होंगे? बारिश का या छोटे झरनों का सहारा। लेकिन चारों ओर खारा समुद्र जो सुरक्षा की दीवार का काम कर सकता था, वो प्यास नहीं बुझा सकता था। इसलिए रावण चाहता था कि क्यों ना ये महासागर मीठा कर दिया जाए। अगर समुद्र का पानी मीठा हो जाए तो लंका और उसकी प्रजा कभी पानी के लिए परेशान ना हो, खारे पानी की बंदिश टूट जाए और इंसान बिना तकलीफ के जिए। अब यहाँ दो बातें समझ में आती हैं। पहली, जो मैंने पहले भी कही, कि रावण एक विजनरी तो था, सोच में बड़ा था। उसने ऐसी कल्पना की थी जिसे आज विज्ञान डीसेलिनेशन तकनीक से करने की कोशिश कर रहा है, यानी समुद्र के पानी को शुद्ध और पीने योग्य बनाना। दूसरी, इस इच्छा में भी उसका अहंकार छुपा था, क्योंकि प्राकृतिक संतुलन ऐसे ही चलता आया है। समुद्र का खारापन, नदियों झरनों का मीठापन, यही धरती का संतुलन बनाए हुए हैं। लेकिन रावण को स्वीकार नहीं था। उसे लगता था कि नियम भी वही तय करेगा। जल को खारा और मीठा होने का अधिकार उसकी मर्जी पर होगा। अब सोचिए, अगर समुद्र सचमुच मीठे हो जाते तो क्या होता? बाढ़ की मार और तेज हो जाती, मछलियों और समुद्री जीवों की जिंदगी खत्म हो जाती, धरती का पूरा खेल बदल जाता। यानी रावण की चाहत थी बड़ी, लेकिन उसका अंजाम होता विनाशकारी। और यही कारण है कि उसकी इच्छा भी अधूरी ही रह गई। समुद्र अपनी नियति पर अटल रहा, पानी खारा ही रहा। रावण की सत्ता मिट गई, मगर महासागर वैसा ही आज तक है। सोने में खुशबू भरने की चाह, स्वर्ग तक सीढ़ी खड़ी करने का सपना और समुद्र को मीठा करने का ख्याल, रावण की बातें सुनने में आज भी रोमांच पैदा करती हैं। लेकिन यही सपने हमें ये सिखाते हैं कि हर इच्छा का सच होना जरूरी नहीं, क्योंकि जहाँ सोच बड़ी है वहाँ अहंकार और लालच भी उतने ही बड़े हो जाएं तो उसका अंजाम होता है विनाश। रावण की नगरी सोने में ढकी थी, पर उसका दिल लालच और घमंड की जंजीरों में जकड़ा रहा। और यही वजह है कि आज हजारों साल बाद भी दशहरे की रात हम रावण को जलाते हैं। पुतले का रावण तो राख हो जाता है, लेकिन असली लड़ाई उस रावण से है जो हमारे भीतर बैठा है। वो रावण जो हमें कहता है और जोड़ो, और कमाओ, और पाओ, हर नियम तोड़कर खुद भगवान बन जाओ। बाहर वाले को तो आज हम जला देंगे, लेकिन बचना तो अंदर वाले से है। तो आज खबरें अनकही में इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दूं, शास्त्रीय गायक और पद्म विभूषण सम्मानित पंडित छन्नू लाल मिश्रा का आज सुबह करीब 4 बजे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में निधन हो गया। वो 91 साल के थे और कई महीनों से बीमार थे। उनका अंतिम संस्कार वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर किया गया। कुछ दिन पहले उन्हें बीएचयू में भर्ती कराया गया था, लेकिन तबीयत में सुधार के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। छन्नूलाल मिश्रा का जन्म 3 अगस्त 1936 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। उन्होंने शुरुआत में अपने पिता बद्री प्रसाद मिश्रा से संगीत में ज्ञान लिया, फिर उस्ताद अब्दुल गनी खान से भारतीय शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। बता दें आपको कि वो पंडित अनोखे लाल मिश्रा के दामाद भी थे, जो प्रसिद्ध तबला वादक थे। भारत सरकार ने उन्हें 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2010 में पद्म भूषण और 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। मिश्रा जी ठुमरी, दादरा, कजरी, चैती, भजन और ख्याल में समान अधिकार रखते थे और बनारसी ठाठ के साथ पूरब अंग को भावपूर्ण प्रस्तुति देते थे। वो किराना और बनारस घरानों की विशेषताओं का संगम प्रस्तुत करते थे, जिससे शास्त्रीय और
उप शास्त्रीय धाराएं श्रोताओं तक सहजता से पहुंची। होली पर खासकर उनका खेले मसाने में होली दिगंबर खेले मसाने में होली बहुत ही लोकप्रिय रहा। और आपको ये भी बता दूं कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी को बनारस से चुनाव लड़ना था तो उनके नाम की प्रस्तावना करने वाले छन्नूलाल मिश्रा ही थे। शास्त्रीय संगीत के इस महान सितारे को हमारी श्रद्धांजलि। आपका संगीत हमेशा फिजाओं में अमर रहेगा।